इस चैप्टर में हमारे पास 3 पार्ट्स गिवन हैं में। तो बेसिकली यहाँ पे वो ऑथर जो है हमारे क्या कहना चाहते हैं। So here we end our this part of glimpses of India. So let's come to the our NCERT questions. So we are starting with our next part. ठीक है, तो वहाँ के लोगों में ये बसी हुई है और वहाँ के लोग जो है इन्हीं कामों से बहुत सारी कहानियाँ जो है यहाँ पे। Hello everyone, welcome to Binary Trees. So today we are here with a new chapter of class 10th NCERT first flight, that is glimpses of India. So glimpses of India means, what is the meaning of glimpses? Glimpses means just a overview, or you can say एक झलक, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में। ठीक है, तो एक झलक हमारे इंडिया की। तो इस चैप्टर में हमारे पास 3 पार्ट्स गिवन हैं। फर्स्ट इज दी Baker from Goa, and the second one is Kurg, and the third one is tea from Assam. So तीनों पार्ट अलग अलग जगह के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। जो बेकर्स फ्रॉम गोवा है वो गोवा के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है आपको। इट इज टेलिंग यू द डिफरेंट कल्चर्स एंड डिफरेंट थिंग्स अबाउट गोवा। देन वी हैव कुर्ग जो कि आपको एक्सप्लेन करेगा कुर्ग के बारे में। And the third one is a tea from Assam, so which will describe the entire story about the Assam. So तीनों चैप्टर अलग अलग डिस्क्राइब किए गए हैं 3 डिफरेंट स्टेट्स के बारे में हमारे इंडिया के। So हम इसको तीनों अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे, right? So let's start with our first part, that is A Baker from Goa, which is written by Lucio Rodriguez. And let's quickly start with this chapter. So let's see the overview of this chapter. A baker from Goa, with the author's background, right? He captures basically the Goan heritage very beautifully. He basically try to tell you about the legacy of Goa, which is the bread culture, right? जो कि किसने इंट्रोड्यूस किया था? पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस किया था किसमें? गोवा में. So bread remains the internal, or you can say the integrity of the Goa tradition, and it creates the nostalgic or memory of childhood, and it shows the simpler tone, or you can say the simplicity of people who are very happy to introduce their culture and to show the basic necessities as a traditional, or you can say the cultural heritage, very beautifully expressed in this chapter, right? So let's quickly start. A baker from Goa, our elders are often heard reminding nostalgically about those good old Portuguese days. So किसकी बात कर रहे हैं हम? उन ओल्ड पोर्चुगीज डेज की बात कर रहे हैं जब पोर्चुगीज जो थे वो इंडिया आए थे। कहाँ पे आए थे? दे लैंडेड टू गोवा, द पोर्चुगीज, एंड द फेमस लोव्ड ऑफ ब्रेड। अब लोव्ड ऑफ ब्रेड क्या होता है? आपने देखा होगा आपके घर में जो ब्रेड आती है वो कैसी होती है? स्लाइसेस में कटी हुई होती है, राइट? बट हम लोफ की बात कर रहे हैं। लोफ क्या होता है? एक पूरा ब्रेड का टुकड़ा होता है, लंबा सा टुकड़ा होता है, ठीक है? तो इसमें हम क्या करते हैं, जो लोफ ऑफ ब्रेड होता है वो बहुत लंबा सा होता है। यू हैव टू कट इट ऑन योर ओन। तो आपको पीसेस में नहीं मिलता है, एक पूरा का पूरा लोफ मिलता है ब्रेड का, एक पूरा का पूरा टुकड़ा मिलता है ब्रेड का। तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोफ ऑफ ब्रेड। Those eaters of loaf might have vanished, but the makers are still there. तो वो क्या कह रहे हैं कि हाँ, हो सकता है गोवा में कि ब्रेड को खाने वाले या फिर पसंद करने वाले लोग चले गए हों या वैनिश हो गए हों, गायब हो गए हों, बट लेकिन अभी भी मेकर्स जो हैं वहाँ पे स्टिल दे आर प्रेजेंट इन दी गोवा. We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. Those age-old, time-tested furnaces are still there or still exist, right? तो वो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे कि जो हमारे गोवा में लोग थे जो ब्रेड बनाया करते थे, वो हमारे जिसके थ्रू ब्रेड बनाते थे वो उन मिक्सर्स के थ्रू बनाते थे, उन मोल्डर्स के थ्रू, जिसमें आप कह सकते हो ना मिक्सचर जो होता है उसका आटा, चीनी या फिर वॉट एवर द मिक्सचर ऑफ ब्रेड इज, वो मोल्ड में डाल के फिर फर्नेंस में डाल दिया जाता था बेक करने के लिए। तो वो मोल्डर्स भी हैं अभी भी जो आटा को मिक्स करने के लिए या मैदा को मिक्स करने के लिए, जब भी मटेरियल यूज होता है ब्रेड को बनाने के लिए, उसको मिक्स करने के लिए जो मिक्सर्स यूज होते थे वो भी अभी वहां पे हैं। एंड दोज हु बेक द लोव्स, और जो बेक करते थे लोव को, वो भी अभी भी वहां पे गोवा में हैं। दोज एज ओल्ड मीन्स वो पुराने उस समय के, राइट? टाइम टेस्टेड फर्नेसेस क्या होते हैं? एक बड़ा सा भट्टी कह सकते हो आप उसको, जिसमें आपकी बेकिंग की जाती है, राइट? वो भी अभी भी स्टिल वहां पे एग्जिस्ट करते हैं गोवा में।
द फायर इन द फर्नेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, तो जो फायर है फर्नेसेस की वो अभी तक बुझी नहीं है. द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, handling this arrival in the morning can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. Those bakers are even today known as father in Goa. तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, जैसे थर्ड एंड जिंगल साउंड्स बोली गई हैं, राइट. एंड क्या बोल रहे हैं वो कि हम क्या बोलते हैं, जो भी हमारे ब्रेड बेचने वाले लोग होते हैं गोवा में, उनको हम पैडल्स बोलते हैं, राइट. तो वो ये बोल रहे हैं कि जो फर्नेसेस हैं वो अभी भी गायब नहीं हुए हैं वहां से. और जो थर्ड और जिंगल साउंड है, थर्ड जिंगल साउंड क्या होती है बेसिकली, जो ब्रेड सेलर्स होते हैं उनके पास एक बैम्बू स्टिक होती है, जब वो बेचने जाता है उनके पास एक बास्केट होती है जिसमें बहुत सारी ब्रेड के लोफ होते हैं, एंड उनके पास एक बैम्बू का स्टिक होता है जो वो बजाते हुए जाते हैं. तो बजाते हुए जाते हैं तो उसके ऊपर कुछ बेल्स लगी होती हैं, और थर्ड का साउंड होता है ना, जैसे वो नीचे लाठी को मारते हुए जाते हैं, तो वो थर्ड का साउंड और उस बेल्स की वो जो जिंगल्स होती हैं वो अभी भी कई जगहों पे सुनने को मिलती हैं सुबह के समय पे. मे बी फादर, फादर का मतलब क्या है, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, राइट. तो जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था उनके फादर हो सकता है अभी अलाइव ना हो, लेकिन उनके बेटे जो हैं वो अभी भी उनके प्रोफेशन को कैरी ऑन कर रहे हैं. एंड गोवा में ये जो बेकर्स हैं इनको पैडर के नाम से जाना जाता है. ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर्स यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड. ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. तो हमारे बचपन में गोवा में जो बेकर्स होते थे वो हमारे फ्रेंड की तरह, हमारे कंपेनियन की तरह, हमारे गाइड की तरह होते थे, और वो दिन में 2 समय आया करते थे वहां पे, राइट. वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. The jiggling thud of his bamboo woke us up from the sleep, and we ran to meet and greet him. Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. The of the house, what we loved, or we can say what we longed for, were those bread bangles which we choose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. तो बेसिकली यहाँ पे वो ऑथर जो है हमारे क्या कहना चाहते हैं कि उन्होंने बताया कि जो ब्रेड सेलर्स हैं वो 2 बार आया करते थे दिन में. एक बार जब स्टार्टिंग में वो जाया करते थे ब्रेड बेचने के लिए, निकले ही हैं जब अपने घर से, राइट. और दूसरी बार जब वो रिटर्न कर रहे होते थे, अपने घर वापस जा रहे होते थे, और जब उनकी बास्केट खाली हो जाया करती थी, तो वो सेकेंड टाइम तब आया करते थे, राइट. जो लास्ट में थोड़ा बहुत बच गया होता है टू सेल दैट थिंग. देन व्हाट ही इज सेइंग कि उनकी जो जिगलिंग की साउंड है वो उनको सुबह सुबह उठा देती थी, एंड वो भागे हुए उस आवाज को सुनते हुए, थर्ड और जिगलिंग की साउंड को सुनते हुए वहां पे तुरंत भागते थे बाहर की तरफ उनको मिलने के लिए, उनको ग्रीट करने के लिए. तो वो ऑथर बताना चाहते हैं क्या ये जो हम सुबह सुबह उस साउंड को सुनते ही भागते हैं, राइट. जैसे आपने आजकल देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो आइसक्रीम वाला जब आता है वो अपनी बेल बजाता है, तो किड्स यूज टू रन टुवर्ड्स दैट आइसक्रीम मैन, राइट. तो हम उसको आइसक्रीम के लिए भागते हैं? नहीं. हम उस बंदे के लिए भागते हैं? नहीं. और ब्रेड्स जो हैं वो हमारे लिए तो होती भी नहीं थी. वो किसके लिए होती थी? वो तो उन पैस्किन्स और बैस्टिन के लिए होती थी जो मेड सर्वेंट्स वगैरह हमारे घरों में रहा करते थे. लेकिन हमें तो क्या पसंद था उसमें? वो मीठी गोल बैंगल वाली ब्रेड, राइट. जैसे हमारे आजकल डोनट्स होते हैं, उस टाइम पे ब्रेड आती थी बैंगल की शेप में, जो कि स्वीट होती थी. वो स्पेशली बच्चों के लिए ही बनाई जाती थी टू अट्रैक्ट देम, राइट. The bakers made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo staff. One hand supported the basket on his head, and the other banged the bamboo on the ground. He would greet the lady of the house with good morning, and then place his basket ऑन द वर्टिकल बैम्बू. तो यहाँ पे अब वो ऑथर जो है हमें क्या समझा रहे हैं, जब वो बेकर जो था वो आते थे तो उनके हाथ में क्या होती थी, एक बास्केट होती थी जैसे उन्होंने सर पे रखी हुई है. तो ही इज कैरिंग वन बास्केट एंड सपोर्टिंग इज विद वन हैंड, एंड द अदर वन इज होल्डिंग
जो उनका बैम्बू का स्टिक होता था उसको पकड़ के वो साउंड प्रोड्यूस करते थे, सो दैट पीपल शुड नो कि वो वहाँ पे आ गए हैं। तो जैसे ही वो आ जाते थे तो वो ग्रीट करते थे आके वहाँ पे लेडी को, जो भी आता था रिसीव करने के लिए उस ब्रेड को, उनको ग्रीट करते थे। कैसे ग्रीट करते थे, पहले बैम्बू का स्टिक रख देते थे एंड देन वो उसके ऊपर अपने बास्केट को रख के उसको बैलेंस करते थे एंड देन वो अपना ब्रेड बेचा करते थे। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. But we would not give up. We would climb the bench of the parapet and peep into the basket. Somehow I can still recall the typically fragrance of those loaves. Loaves for the elders and bangle for the children. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. तो अब यहाँ पे वो हमारे ऑथर क्या कहना चाहते हैं कि जैसे ही ब्रेड सेलर्स आ जाते थे तो ये दौड़े-दौड़े बाहर चले जाते थे एंड जब ये ब्रेड बेच रहे होते थे तो आगे जो है वो सर्वेंट वगैरह खड़े हुए होते हैं, राइट? जो ब्रेड लेने के लिए आए हैं, तो ये क्या करते थे, साइड में से कभी दीवार पे चढ़ गए, कभी ट्री पे चढ़ गए, जस्ट टू पीप इनटू द बास्केट सो दैट दे कैन लुक इनटू द बास्केट कि वो बैंगल्स हैं, ब्रेड बैंगल्स हैं या फिर नहीं है, राइट? तो अभी भी वो क्या कह रहे हैं कि मुझे स्मेल जो है लोव्स का वो बहुत अच्छे से याद है, आई कैन रिकॉल दैट स्मेल। और जो लोव्स होती थी वो एल्डर्स के लिए होती थी और जो बैंगल्स होती थी वो चिल्ड्रन के लिए होती थी। एंड वो सुबह सुबह, इतनी सुबह सुबह आ जाता था कि ये उसकी आवाज से ही उठते थे, तो दे डू नॉट इवन केयर टू ब्रश देयर टीथ और वॉश देयर हैंड्स एंड माउथ, राइट? एंड वाई शुड वी, और क्यों ही करेंगे ब्रश, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ for the toothbrush, and why was it necessary at all? The tiger never brushed its teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. तो वो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे कि क्यों ही करें, why should we care about brushing our teeth, और कौन इतनी मेहनत करेगा कि उस टाइम पे हम बैम्बू उसका सॉरी नीम के दातुन और यू कैन से मैंगो ट्री की स्टिक का यूज करते थे टू ब्रश द टीथ, राइट, टू क्लीन द टीथ। सो कौन इतनी मेहनत करेगा, उसको स्टिक को निकालेगा, तोड़ेगा एंड जस्ट टू make it like a toothbrush and then brush your teeth. So instead of doing so much of mess, what we can do, we can just directly have our tea and bread bangles. And obviously tiger never brush his teeth. तो शेर जो है वो कभी भी क्या नहीं करते, ब्रश नहीं करते, राइट? तो वो यहाँ पे अपने आप को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, टाइगर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, राइट? और वैसे भी जो हॉट टी होती है, हॉट पानी पीने से या फिर चाय पीने से तो सारे जर्म्स मर जाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ऑथर हियर। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर हम चाय पी लेंगे तो उससे मुंह हो ही जाता है ना, क्योंकि वो आफ्टर ऑल हॉट एक वाटर ही तो है, राइट? तो इसलिए हमें कोई जरूरत नहीं है ब्रश करने की भी। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl, just as a party or a feast loses its charms without bread. Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. तो वो ये कह रहे हैं कि जो ब्रेड है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता था और किसका, मैरिज का या किसी फंक्शन का। अगर मैरिज में या फंक्शन में हमारे पास ब्रेड नहीं है तो द मैरिज और द फंक्शन इज काउंटेड एज अ मीनिंगलेस। और इसमें जो स्पेशल ब्रेड बनाई जाती थी उस स्पेशल ब्रेड को हम क्या कहते हैं, बोल कहते हैं, राइट? जो कि स्पेशली पार्टीज के लिए ही बनती थी और जो पार्टी की चार्मिंगनेस होती है वो सारी बेकार है बिना इस ब्रेड के, ठीक है? और जो विलेज है, नॉट enough can be said to show how important a bakers can be for a village. तो वो क्या कह रहे हैं कि इतना ही सिर्फ काफी नहीं है कि बताने के लिए कि ये बेकर्स कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारे विलेज के लिए। और ज्यादातर फंक्शंस पे, ओकेजन्स पे जो महिलाएं होती थी, लेडीज होती थी, वो क्या बनाती थी, सैंडविचेस बनाती थी अपने डॉटर की एंगेजमेंट के ओकेजन्स के लिए। Cakes and bolinas are a must for Christmas as well as other festivals. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. The bakers or the bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai.
It was a single piece long frock reaching down to the knees. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and a trouser which were shorter than full length ones and longer than a half pant. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स पे भी हमारी केक्स एंड ब्रेड्स बनाए जाते थे, और क्या कहते हैं जो यही चीज दिखाती है कि हमारे बेकर्स जो थे हमारे ओकेजन्स के लिए, हमारे विलेज के लिए कितने ज्यादा असेंशियल है। और जो ड्रेस वो पहना करते थे जब वो बेचने आते थे उनको क्या कहते हैं, कबाए बोलते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन में आ जाएगा कि गोवा के ब्रेड सेलर्स को क्या बोला जाता था और वो कौन सी ड्रेस पहनते थे, राइट। तो उनकी जो ड्रेस होती थी वो एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक जैसी होती थी जो कि नीज तक आया करती थी। और इवन अपने चाइल्डहुड में जो ऑथर है वो क्या कह रहे हैं कि हमने पेडर्स को जो हमारे ब्रेड सेलर्स हैं उनको क्या पहने हुए देखा है, शर्ट्स पहने हुए देखा है, ट्राउजर्स पहने हुए देखा है। और जो उनकी ट्राउजर्स होती थी वो कैसी होती थी, शॉर्टर देन फुल लेंथ से छोटी और हाफ पैंट से बड़ी, जिसको हम कैप्री कहते हैं, राइट। तो कैप्री जैसी होती थी लेकिन लूज लूज, कैप्री जो होती है वो टाइट फिटिंग वाली होती है। तो जो हमारे ब्रेड सेलर्स की पैंट्स या फिर आप कह सकते हो ट्राउजर्स होती हैं वो शॉर्टर देन फुल लेंथ होती है। सो यू कैन से इट इज 3/4 in size, right? Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invite the comment that he is dressed like a padder. The baker usually collect his bills at the end of the month. Monthly account used to be recorded on some wall in pencil. Baking was indeed a profitable profession in the old days. The bakers and his family never stopped. He, his family, and his servants always looked happy and prosperous. Their plump physique was an open testimony to this. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि आज के समय में भी अगर कोई भी इंसान हाफ पैंट से ज्यादा पहने, मतलब हाफ पैंट से लॉन्गर वाली पैंट पहन के या कैप्री पहने हुए दिखाई देता है तो उसको किसके साथ रिजेंबल किया जाता है, पैडर के साथ रिजेंबल किया जाता है। और पैडर जो होते थे यूजुअली अपने ब्रेड्स का बिल जो है, जैसे हम दूध का बिल देते हैं ना महीने के एंड में या महीने के स्टार्टिंग में दे देते हैं, तो उसका बिल जो है वो महीने के एंड में लिया करते थे और इसको रिकॉर्ड कहाँ करते थे, वॉल्स पे रिकॉर्ड कर दिया करते थे पेंसिल से, राइट। एंड जो बेकिंग है वो एक प्रोफेशन जो है, बेकिंग जो है एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि हमने कभी नहीं देखा इनको बेकर्स को और इनकी फैमिली को कभी भी स्टाव होते हुए, कभी भी ये स्टाव नहीं करते थे। स्टाव मतलब कभी भी भूखे नहीं रहते थे, और उनकी फैमिली, उनके सर्वेंट्स जो थे वो हमेशा हैप्पी और प्रॉस्पेरस दिखाई दिया करते थे। प्रॉस्पेरस मीन्स वेल्दी दिखाई दिया करते थे, क्यों? क्योंकि वो हेल्दी वेल्दी थे ना, इसीलिए उनकी जो फिजिक थी वो ये बताती थी कि वो एक बहुत ज्यादा हेल्दी और वेल्दी इंसान है। एंड अगर कोई भी इंसान आज की डेट में हेल्दी मतलब जैक फ्रूट जैसा दिखाई देता है, फिजिकल अपीयरेंस जैसा थोड़ा सा मोटा है, तो वो किसके नाम से जाना जाता है, बेकर के साथ उसको कंपेयर किया जाता है, राइट। So here we end our this part of glimpses of India. So let's quickly recall the summary of this chapter. This chapter is a nostalgic account of a traditional Goan bakers referred to as a padder and the role he played in the daily life of Goan people, especially during the Portuguese era. तो जब पोर्चुगीज हमारे कहाँ पे आए थे, इंडिया में आए थे, गोवा में स्पेशली। सो राइट, this tradition begins from there. The narrator recalls his childhood in Goa when the arrival of the baker was early awaited every morning. The baker would come carry a large basket of freshly baked bread, announcing his presence with a third sound of bamboo staff. तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी है, आप नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक में जितना भी हाईलाइटेड स्टफ है यहाँ पे, राइट। ब्रेड वॉज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ गोवा लाइफ. It was present at every occasion, from breakfast and family meals to festival events like wedding and Christmas. The baker's was a vital member of the community, and his earnings allow him a good life, right? Even after the Portuguese left, the tradition of baking bread in Goa continued, showing how certain cultural influence comes in an inseparable part of local life. However, over the time,
the charm and presence of traditional bakers begins to fade. तो धीरे धीरे जो बेकिंग का ट्रेडिशन है वो फेड होता गया, लेकिन अभी भी हमें कई जगहों पे स्टिल वी फाइंड आर बेकर्स, राइट? अभी भी वो फर्नेसेस, अभी भी वो मोल्ड, अभी भी वो मिक्सर्स वहां पे प्रेजेंट है गोवा में, है ना? So let's come to the our NCERT questions. What are the elder in Goa nostalgic about? तो elders जो थे वो किसके बारे में nostalgic थे? The elders in Goa are nostalgic about the good old Portuguese days and the tradition Goa village have, especially the time when bread making was an essential part of the life. They fondly remember the bakers or the padders who visited their home daily and the importance of fresh loaves of bread in every household, right? So coming to our next question, is bread making still popular in Goa? Or how do you know that? Yes, still bread making is popular in Goa because narrator ने mention किया हमारे, right? The narrator mentioned that the furnaces are still exist in the Goa, and still fire, what we say, that mixers, molds are still there in the Goa. Even though the traditional method may have changed, Goan people continue to eat bread daily, and bakers are still active in the religion, which shows the lasting popularity of the bread making, right? So coming to our next question, what is the baker called in Goa? The baker is called a padder in Goa, right? Coming to the fourth question, when would the baker come every day? Why did the children run to meet him? तो जो हमारे बेकर्स हैं वो कब कब आया करते थे दिन में? तो वो 2 टाइम आया करते थे, twice a day, especially in the morning. He used to make a jang jang sound with his bamboo staff to announce his arrival. The children ran to meet him not for the loaves of bread, but for the bread bangles and sweet treats he carries in his basket. His visit was one of the most exciting moment of their day, right? तो बच्चों के लिए बहुत exciting होता था जब हमारे bakers आया करते थे, क्योंकि So our next question is, what did the bakers wear? In the Portuguese days, they wore a knee-length single-piece frock, which is known as kabae. When the author was young, the bakers wore shirt and trousers that were usually shorter than full length, reaching just below their knees, right? Who invites the comment, he is dressed like a padder? Why? Anyone who wears a half pant that reaches just below the knees invites the comment, he is dressed like a padder, because that's how bakers used to dress in the old days. Where were the monthly account of the baker recorded? The monthly account of the bakers were recorded on the wall with the pencil. What does a jackfruit-like appearance means? A jackfruit-like appearance refers to the plump, round figure of the baker due to his frequent tasting of bread and sweets. It's a humorous way of saying he was fat and bulky like a jackfruit. Is bread an important part of Goan life? How do you know this? Yes, bread is an important part of Goan life. The chapter shows that bread was essential for every meal and special occasions, such as wedding, engagements, and festivals like Christmas. Even today, people continue to consume breads daily, and bakers or our peddlers are still seen in Goan village, providing the lasting importance of bread in Goan culture. So here we have a tick mark questions which you can solve on your own. If you have any doubt, you can comment in the comment section. I have provided the answers also in the next slide. So this is the end of our part 1, the bakers from Goa. If you have any doubt, you can comment in the comment section. I hope आपको chapter अच्छे से समझ में आया हो. Then we will continue with our next part.
So we are starting with our next part of glimpses of India, that is Coorg, Scotland of India. Coorg is also known as Scotland of India. It is a very beautiful place, and you will enjoy it if you will visit Coorg anytime. It is in Karnataka. If you will visit it, it is very, very, very beautiful place. That is why it is known as the Scotland of India, right? So let us know about the author of this chapter. Author of this chapter is Lokesh Abrol. He has showcased about the Karnataka's gem, that is our Kurg, and the geographical marvel in the Western Ghats. So basically ये बहुत सुंदर और beautiful place है, इसीलिए इसी के बारे में जो हमारे ऑथर है उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है, राइट? सो इसकी नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है, एंड इसमें जो हिल्स हैं वो अपनी कॉफी के लिए बहुत अच्छे से जाने जाते हैं, एंड इवन द स्पाइसेस, राइट? सो स्पाइस प्लांटेशन एंड डेंस फॉरेस्ट के लिए बहुत अच्छे से जाने जाते हैं कुर्ग में। आपने सुना ही होगा कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं हमारी, या फिर सदर्न स्टेट्स, डेक्कन प्लेट्यू है, वहाँ पे कॉफी, टी प्लांटेशन एंड स्पाइसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, राइट? तो इसीलिए हमारा कुर्ग भी जो है वो कॉफ़ी के लिए, अपने स्पाइसेस के लिए जाना जाता है। सो ब्रेव मटीरियल कम्युनिटी ट्रेडिशंस हैं यहाँ पे, इनकी हॉस्पिटैलिटी, इनके कल्चर्स बहुत रिच है अपने आप में ही। दैट इज़ व्हाई दिस प्लेस इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटी एंड फॉर इट्स कल्चर एंड हेरिटेज। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। कुर्ग। Kurg, midway between Mysore and the coastal town of Mangalore, sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. तो अब कुर्ग को क्या बोला गया है कि कुर्ग जो है वो हमारा बनाया गया है किस में से, हमारे किंगडम ऑफ गॉड, राइट? तो ये कहाँ पे पड़ता है? मिडवे में पड़ता है, किसके? मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। तो जो मैंगलोर सिटी है और जो मैसूर सिटी है, उन दोनों के बीच में हमारा क्या पड़ता है? कुर्ग पड़ता है। सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, मतलब इतना सुंदर है कि ऐसा लगता है कि हम जन्नत में आ गए हों, और इसको क्या बोला जाता है? किंगडम ऑफ गॉड भी बोला जाता है, राइट? दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज inhabited by a proud race of martial men, beautiful women, and wild creatures. Kurg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is a home to evergreen rainforests, spices and coffee plantation. तो यहाँ पे जो इनके inhabitants, मतलब यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, उनकी जो रेस किसके बोलते हैं हम? बेसिकली प्रजाति को बोल रहे हैं। जो यहाँ के मेन है, यहाँ की वुमेन है, यहाँ के जो वाइल्ड क्रिएचर्स हैं, उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। और जो कुर्ग है, या फिर इसको हम किस नाम से जाना जाता है? कोडागू के नाम से जाना जाता है। एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा रिच है किसमें? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जो सदाबहार क्या रहते हैं? हरे रंग के रहते हैं, राइट? हमेशा हमारा जो प्लांटेशन है वो वहाँ पे सदाबहार रहता है, मतलब 12 के 12 मंथ्स रहता है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जिसको हम बोलते हैं। एंड दिस Kurg is very, very rich in spices and coffee plantation. Evergreen rainforests cover 30% of the district during the monsoon. It pours enough to keep many visitors away. The season of joy commences from September and continue till March. तो जो evergreen forest है यहाँ पे और अच्छा हो जाता है, और 30% जो district है वो किससे भर जाता है? हमारा forest से भर जाता है इसमें, और स्पेशली इन द मंथ ऑफ मॉनसून, राइट? और मॉनसून में इतनी ज़्यादा बारिश भी होती है, तो विजिटर्स जो हैं वो हमारे यहाँ पे थोड़ा दूर ही रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, राइट? द सीजन ऑफ जॉय, मतलब बेसिकली यहाँ पे विजिटिंग करने का जो सीजन है, वो जो मंथ्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हमारे सितंबर से स्टार्ट होते हैं, और कब तक चलते हैं? मार्च तक चलते हैं। द वेदर इज वेरी वेरी परफेक्ट हियर विद सम शावर्स थ्रोन इन दी फॉर गुड मेजर्स। तो बहुत ज़्यादा वेदर जो है बहुत प्लेजेंट रहता है यहाँ पे। एंड शावर्स क्या मतलब बारिश भी यहाँ पे होती रहती है। द एयर ब्रीथ इन ऑफ The air breathes of invigorating coffee estates and colonial bungalows stands tucked under tree canopies in prime
कॉर्नर्स। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं, जब यहाँ पे कोई भी आता है और सांस लेता है तो किसकी स्मेल आती है, किसका अरोमा आता है, कॉफ़ी का अरोमा आता है। और ये कॉफ़ी स्टेट है, जाना जाता है कॉफ़ी स्टेट्स के लिए। और कनॉपीज़ किसको बोलते हैं हम, जो ट्रीज़ होते हैं, है ना? आपने देखा होगा जो हमारा ड्राइंग में हम क्रिसमस ट्री बनाते हैं, राइट? तो रियलिटी में वो क्रिसमस ट्री नहीं होता है, बट जो ड्राइंग में क्रिसमस ट्री बनाते हैं हमारा कनॉपी ट्रीज़ वैसे ही होते हैं, राइट? The Faris independent people of Kurg are possible of Greek or Arabic descent, as one story goes. A part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when became impractical. तो यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं, यहाँ के जो लोग होते हैं वो किससे मिलते जुलते हैं, ग्रीक और अराबिक डिसेंट से मिलते जुलते लोग हैं। तो ये एक स्टोरी मानी जाती है कि अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो यहाँ पे साउथ में आके बस गई थी, जब उनका यहाँ से जाना जो था वो इम्प्रैक्टिकल हो गया था। तो यहाँ से जब वो नहीं गए थे तो वो यहीं पे आके रहने लग गए थे, यहीं पे आके बस गए थे। इसलिए यहाँ की जो जनरेशन है वो किससे मिलती है, जो यहाँ के लोग हैं, मार्शल मैन हैं, वो किनसे मिलते हैं, अलेक्जेंडर की आर्मी से, या अलेक्जेंडर के ग्रीक जो अराबिक डिसेंट के लोग हैं उनसे इनकी जो पहचान है वो सिमिलर है, राइट? जो इनका फिजिक है, जो इनका नेचर है वो किनके जैसा है, ग्रीक और अराबिक डिसेंट के लोगों का, जो जैसे अलेक्जेंडर आर्मी के लोग हुआ करते थे, राइट? These people married amongst the locals and their cultures in the apparent in the martial tradition, marriage and religious rites, which are डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। तो उन लोगों ने यहाँ पे आके बसने के बाद यहीं पे लोकल से शादी कर ली थी, और किन ट्रेडिशन से करी थी, मार्शल ट्रेडिशन से करी थी, ना कि हिंदू ट्रेडिशन से, जैसे हिंदुओं में करी जाती है शादी या कल्चर फॉलो किए जाते हैं, उन्होंने अपने ट्रेडिशन से किए थे, इसलिए उनके ट्रेडिशन आज भी वहाँ पे फॉलो होते हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodabus। तो अब जो अरब थे वो क्या पहनते हैं, लॉन्ग लॉन्ग ब्लैक कलर के कोट पहनते हैं जिसके ऊपर बेल्ट लगी हुई होती है, एंड बेल्ट पे बहुत सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी की जाती है, जो कि कौन पहना करते थे, कोडाबूस पहना करते थे। तभी हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि कुर्ग को हम क्या बोलते हैं, कोडाबू बोलते हैं, राइट? तो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको हम कोडाबूस बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज कुपिया, राइट? जो ड्रेस है इसको हम क्या बोलते हैं, कुपिया बोलते हैं। इट रिजेंबल्स द खुफिया वॉर्न बाय दी अरब्स एंड द कुर्ड्स। तो जो वहाँ पे अरब्स में आपने देखा होगा लंबे लंबे गाउन्स पहनते हैं, चाहे वो मेल्स हों चाहे वो फीमेल्स हों, तो उसको क्या कहते हैं, खुफिया कहते हैं, जो अरब्स और कुर्ड्स में पहने जाते हैं। तो यहाँ पे भी अगर सिमिलर ड्रेस पहनी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, हम खुफिया बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, आप साथ साथ लिखते जाओ, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। Koigi homes have a tradition of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army, and the first chief of the Indian Army, General Karyappa, was a Kurgi. Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. The river Kaveri obtains its water from the hills and the forest of Kurg. Mahasir, a large freshwater fish, अबाउंड इन दीज वाटर्स। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो कुर्ग है वहाँ के लोगों के अंदर ट्रेडिशनली हॉस्पिटैलिटी जो है वो बसी हुई है। हॉस्पिटैलिटी क्या होती है, आओ भगत करना, कोई भी आता है उसको बहुत अच्छे से ग्रीट करना, उसको बहुत अच्छे से वेलकम करना, उनको रखना, उनको खाना पिलाना, उनका अपने कल्चर से इंट्रोड्यूस कराना, उनको ट्रेडिशन से इंट्रोड्यूस कराना, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ के लोगों में ये बसी हुई है, और वहाँ के लोग जो है इन्हीं कामों से बहुत सारी कहानियां जो हैं यहाँ पे जानी जाती हैं। और ऐसा भी माना जाता है जो कुर्ग रेजिमेंट था, मतलब कुर्ग का जो जब कुर्ग शुरू हुआ, बेसिकली जो इंडियन आर्मी के जो हमारे फर्स्ट चीफ थे करियप्पा जनरल, तो वो कौन थे, कुर्गी ही थे वो भी। ठीक है, एंड इवन नाउ कोडाबूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया। जो कोडाबूज हैं वो ही सिर्फ इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी फायर आर्म्स, मतलब जो आप कह सकते हो गन्स वगैरह हो गई, या फिर मतलब जो भी आर्मी में मटेरियल यूज किया जाता है वो बिना लाइसेंस के ले जाना अलाउड है। एंड और जो रिवर है यहाँ पे कावेरी, उसका भी जो पानी है वो कहाँ से आता है, हमारे कुर्ग के फॉरेस्ट के हिल से ही आता है। और जो मासीर इज व्हाट, द फिश दैट इज अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, वो भी यहीं पे ही पाई जाती है।
Kingfishers die for their catch, while squirrel and langurs drop partial eaten fruits for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. अब किंगफिशर क्या होता है? किंगफिशर एक नाम का बर्ड होता है जो इस फिश को कैच करने के लिए पानी में मतलब डाइव करता है, राइट? कैच करता है इसको, फिश को, किसको? महासीर फिश को वहां से। और जो स्क्वेरल्स हैं, लंगूर्स हैं, जो अदर एनिमल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? खेलने के लिए, इंजॉय करने के लिए पेड़ से फ्रूट खाते हैं, उसको आधा खाते हैं और आधा पानी में फेंक देते हैं, राइट? और वो पानी इतना ज्यादा क्लियर है कि उसका स्प्लैश जो है वो ऐसे उछल के आता है और वो बहुत ज्यादा इसको इंजॉय करते हैं। एलिफेंट्स enjoy being bathed and scrubbed in the river by their मेहॉट्स। तो जो एलिफेंट्स हैं वो भी यहाँ पे नहाना और अपने आप को स्क्रब करवाना बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं इस रिवर में अपने मेहॉट्स। मेहॉट्स कौन होते हैं? बेसिकली द ओनर्स ऑफ द एलिफेंट्स। The most laid back individuals become convert to their life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, and mountain biking. Numerous walking trails in the regions are a favorite with the टेकर्स। अब बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग-अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जो इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। जैसे राफ्टिंग हो गई, रिवर के अंदर करते हैं, कैनोपिंग हो गई, जैसे टेंट लगा के उसमें रहते हैं हम, राइट? रैपलिंग हो गई, रॉक क्लाइंबिंग हो गई, माउंटेन बाइकिंग हो गई, माउंटेन क्लाइंबिंग हो गई। ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो पहाड़ी इलाकों में करी जाती हैं। तो लोग जो है बहुत ज़्यादा एडवेंचर के लिए इनको इंजॉय करते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैक्स भी होते हैं यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं इस रीजन में और लोगों के फेवरेट भी हैं। Birds, bees, and butterflies are there to give you company. Macaques, Malabar squirrels, langurs, and slender loris keep a watchful eye from their tree canopy. I do, however, prefer to step aside for a wild elephant. The climb to the Brahmgiri Hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape ऑफ द कुर्ग। तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, जो बर्ड्स हैं, बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, वो भी आपके ऊपर क्या वहाँ पे आपको कंपनी देती हैं। जो मकाक्स हैं या फिर अदर स्क्विरल्स हैं, लंगूर्स हैं, वो आपको कहाँ से देख रहे हैं? पेड़ों से देख रहे हैं। और जो क्या कहते हैं, आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर अ वाइल्ड एलिफेंट। मतलब वो जो ऑथर है वो ये कहना चाहते हैं कि वहां से जब वाइल्ड एलिफेंट निकलते हैं तो हमें उनको रास्ता दे देना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा वाइल्ड होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, राइट? और जो क्लाइम करने का ब्रह्मगिरी हिल्स, जो वहाँ पे पहाड़ है उनका नाम क्या है? ब्रह्मगिरी। उन पहाड़ों का नाम है। वहाँ से व्यू देखने का अपना ही एक अलग से मजा होता है। बहुत ज्यादा पैनोरेमिक व्यू क्रिएट करते हैं वहाँ पे। तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एंड बहुत ज्यादा इंजॉइंग एंड एडवेंचरस व्यू आता है विच इज वेरी वेरी कमेंडेबल, राइट? A walk across the rope bridge leads to the 64 acres island of Nisar Dhama, running into the Buddhist monk from India's largest Tibet settlement at nearby Bailokopi. In a bonus, the monks in red ochre and the yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by the visitors searching for the heart and the soul of the India right here in कुर्ग। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ पे मतलब चल के जाया जाता है रोप ब्रिज के ऊपर से, वो कितना बड़ा है, 64 एकर्स आइलैंड जितना वो बड़ा जगह है, इतनी इतनी बड़ी जगह है। एंड जो बुद्धिस्ट हैं वो जो यहाँ पे तिब्बत से आके यहाँ पे सेटल डाउन हो चुके हैं, उन्होंने उनका आप कैसे पहचान सकते हो? वो जो मॉन्क्स हैं उन्होंने रेड कलर का येलो कलर की रोब्स बांधी होती है, रेड कलर का गाउन पहना होता है और येलो कलर के रोब्स पहने होते हैं उसमें। एंड they are वेटिंग एंड डिस्कवरिंग हियर। और जो विजिटर्स हैं यहाँ पे आके उनको ऐसा लगता है कि दिस इज द हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडिया, जो क्या है? हमारा कुर्ग है, राइट? So that is all about this chapter also. And now let's come to the summary of this chapter. Coorg is a travel vlog by the Lokesh Abrol that describes the natural beauty, culture and tradition of the Coorg district in Karnataka. Nestled between the Mysore and the मैंगलोर। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं यहाँ पे आपको याद रखने हैं एंड यू मस्ट राइट देम इन योर आंसर्स, तभी आपको आंसर में मार्क्स बहुत अच्छे से मिलेंगे। Coorg is known for its evergreen forest, coffee plantation, and spices estates. The people of Coorg called Kodavus and are known for their bravery and warm hospitality. They are believed to be of a Greek and urban
Arab descent and have a proud martial tradition. Many serves in the Indian Army, including the General K.M. Karyappa. Kurg offer adventure activities like river rafting, trekking, and rock climbing, and is rich in wildlife. The river Kaveri originates from the Kurg and nearby Bailakupi is the home to Indian largest Tibetan settlement. These chapters beautifully portray the Kurg as the blend of scenic beauty, rich culture, and courageous spirit. So that is all about our summary. आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. एंड लेट्स गो टू दी क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. वेयर इज कुर्ग? तो कुर्ग कहाँ पड़ता है? हमने देखा कि कुर्ग कहाँ है, हमारे कर्नाटका में लोकेटेड है और बिटवीन दी मैसूर एंड मैंगलोर, राइट. What is the story about the Kodavus people descent? According to the legend, the Kodavus people are descendants of either Greek or Arab soldiers. It is said that the part of Alexander's great army settled in the southern India and married to the local women. The Kodavus district dress and tradition supports this theory, right? What are some of the things you now know about the people of the Kurg and the main crop of the Kurg? तो people of the Kurg के बारे में हमें क्या पता है? उनको कुडाबूस के नाम से जाना जाता था. ब्रेवरी, हॉस्पिटैलिटी, उनके लव फॉर इंडिपेंडेंस के लिए जाना जाता था. Many of them serve in the Indian Army also, जो कि हमारे करियप्पा जो थे, हमारे फर्स्ट जनरल, वो भी कहाँ से थे? कुर्ग से ही थे. And they are the only community in India allowed to carry the firearms without the license. अब मेन क्रॉप के बारे में जान लेते हैं. जो यहाँ की मेन क्रॉप है वो कौन सी है? कॉफी है. ठीक है, यहाँ की जो एयर है उसमें भी कॉफी का ही अरोमा झलकता है ना. आप सांस भी लोगे तो भी आपको कॉफी की स्मेल आएगी. इवन जो यहाँ के स्पाइसेस है वो भी बहुत ज्यादा रिनाउंड है एंड बहुत ज्यादा जाने जाते हैं कुर्ग के स्पाइसेस. द स्पोर्ट इज ऑफर्ड टू टूरिस्ट. और कौन से स्पोर्ट्स ऑफर करे जाते हैं? यहाँ पे बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज की जाती हैं, स्पेशली इन द ब्रह्मगिरी हिल्स, जैसे रॉक क्लाइंबिंग हो गई, ट्रैकिंग हो गई, माउंटेन क्लाइंबिंग हो गई, रिवर राफ्टिंग हो गई, कैनोपीज हो गई, राइट. द एनिमल यू आर लाइकली टू सी इन द कुर्ग आर, बहुत सारे एनिमल्स के नाम देखे हमने. वाइल्ड एलिफेंट्स देखे, लंगूर्स देखे, वाइल्ड स्क्विरल्स देखी और वेरियस बर्ड्स एंड बीज वगैरह भी हमने, बटरफ्लाइज भी देखे, राइट. Its distance from Bangalore and how to get there. So it is located at a distance of around 250 to 260 kilometers from the Bangalore. It is well connected by the road, and most of the convenient way to reach is by driving or taking the bus from the Bangalore. So that is all about our this part 2 also, Kurg, that is Scotland of India. I hope अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा. कोई भी चीज नहीं समझ में आई है, if you have any doubts, do write in the comment box. Then we will move to the third part. So now we are going to start with our part 3 of this chapter, that is Glimpses of India, that is tea from Assam. तो अब हम अच्छे से स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड पार्ट. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड आवर फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट. जस्ट गो थ्रू देम very carefully, and now we are going to start with our third part, that is tea from Assam. So a Pranjal youngster from Assam is राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली. तो इसमें कैरेक्टर्स की बात करिए, बड़े अच्छे से ध्यान से सुनना कौन कौन से कैरेक्टर्स की बात करिए. एक प्रांजल है और एक राजवीर है. तो राजवीर और प्रांजल जो हैं वो फ्रेंड्स हैं, बेसिकली क्लासमेट्स हैं, एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते हैं. ठीक है. Pranjal's father is the manager of the tea garden in the Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. तो प्रांजल जो है, बेसिकली प्रांजल के जो फादर हैं वो टी गार्डन में क्या करते हैं, एज अ मैनेजर की जॉब करते हैं, और राजवीर को उन्होंने कहाँ पे बुलाया है? समर वेकेशन के लिए विजिट करने के लिए बुलाया है आसाम में. अब जब ये जा रहे होते हैं, सो दिस इज अ जर्नी ऑफ अ ट्रेन. तो आपने देखा होगा जब हम लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स आते हैं बहुत सारी चीजें बेचने के लिए, राइट. तो ऐसे ही वो आवाज दे दे के अपनी चीजें बेच रहे होते हैं. तो यहाँ पे भी ट्रेन के अंदर क्या है, एक चाय वाला चाय बेच रहा है. ही इज जस्ट अनाउंसिंग की चाय ले लो, सो दैट सबको पता लग जाए कि मैं चाय बेचने आ गया हूँ. बहुत जोर से हाई पिच साउंड में, हाई पिच वॉइस में एक वेंडर जो है वो चाय, गरम गरम चाय ऐसे करके आवाज लगा रहे होते हैं. ही केम अप टू देयर विंडोज एंड आस्क्ड, चाय साहब गिव अस 2 cups, प्रांजल सेड. तो प्रांजल क्या कहता है कि हमें 2 कप चाय दे दो. They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too.
तो उनके कंपार्टमेंट में जो भी लोग थे वो ज्यादातर लोग जो थे वो चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में रोज की 80 करोड़ कप्स जो चाय है वो पी जाती है। राजवीर सेठ, तो ये किसने बोला उसको? राजवीर ने बोला। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल, tea really is a very popular। The train pulled out of the station. Pranjal buried his nose in his detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. It was green, green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy field gave way to tea bushes. तो अब क्या कर रहे थे, इन्होंने चाय पी और प्रांजल जो था वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस बॉय था, हर चीज़ को जानने के लिए, हर चीज़ को वो बहुत अच्छे से रीड करता था, बहुत अच्छे से पहचानता था। इवन असम जाने से पहले भी उसने असम के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी, बहुत ज़्यादा उसके बारे में पढ़ा था। तो इसलिए वो राजवीर क्या बोलता है उसको, प्रांजल को, कि मैंने, तुम्हें पता है कि 80 करोड़ कप्स जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में पिए जाते हैं रोज चाय के। तो प्रांजल ये देख के बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, एक्सक्लेम्ड हो जाता है, वो एक रिएक्शन देता है। हाँ, जो टी है वो इतनी पॉपुलर है, ठीक है, जो टी है वो हमारी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब ट्रेन जो है वो चल पड़ती है एंड जो प्रांजल है वो अपनी बुक पढ़ने में लग जाता है, वो एक डिटेक्टिव की बुक पढ़ रहा होता है। तो राजवीर भी बहुत ज्यादा फैन है डिटेक्टिव स्टोरीज का, लेकिन अभी उसको क्या करना है, अपने सीनरी को, अपने प्रेजेंट को, अपने आसपास के एरिया को बहुत ज्यादा से अच्छे से एंजॉय करना है। हर जगह वो देखता है बाहर तो ग्रीनरी ग्रीनरी होती है, इतनी ग्रीनरी उसने पहली बार देखी होती है। और ये ग्रीनरी एक टाइम आता है जब ट्रेन जो है आसाम पहुंचने लगती है, वो टी बुशेस में बदल जाती है, राइट। It was a magnificent view. Again, the backdrop of densely wooden hills or sea of tea bushes stretches as far as the eyes would see. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shades tree, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. In the distance was an ugly binding with the smoke billowing out of the tall chimneys। तो बेसिकली व्यू जो था वो इतना सुंदर व्यू था, और जगह, हर जगह ही जगह हिल्स पे बहुत सारे पेड़ ही पेड़ थे, ठीक है। सी ऑफ टी बुशेस मीन्स हर जगह सिर्फ और सिर्फ टी के ही प्लांट्स दिखाई दे रहे थे। जहां तक आपकी आंखें जाती हैं वहां तक टी के ही प्लांट्स दिखाई दे रहे थे। तो टी के प्लांट्स कैसे होते हैं, छोटे छोटे से पेड़ होते हैं, उनके ऊपर हरी हरी पत्तियां लगी होती हैं, राइट। तो वो बुशेस ही बुशेस उसको हर जगह दिखाई दे रही थी, और वो ऐसे हवा चलती थी तो मूव कर रहे थे। इन द डिस्टेंस वॉज, और थोड़ी सी दूर पे उसने क्या देखा, टॉल टॉल चिमनीज थी जिनके अंदर से धुआं निकल रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। तो राजवीर जो था वो ये देख के बहुत ज्यादा एक्साइट हो गया और उसने जोर से चिल्ला दिया, और टी गार्डन। प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड बॉट अप ऑन द प्लांटेशन डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। लेकिन प्रांजल जो था वो इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि वो पला बड़ा और पैदा ही यहीं पे ही हुआ था, तो उसके लिए कॉमन सी चीज थी। ओह दिस इज अ टी कंट्री नाउ, ही सेड। तो लेकिन जो प्रांजल है वो क्या कहता है, ये अब एक ट्री कंट्री कहलाती है। असम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। जो असम है वो टी का लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब लार्जेस्ट प्रोडक्शन होल्ड करता है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। यू विल सी इनफ गार्डन्स और टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। तो राजवीर ने क्या बोला कि मैंने जितना ज्यादा मैं पढ़ सकता हूँ, मैंने उतना ज्यादा इसके बारे में पढ़ा है। या तुम्हें अब दिखेगा कि मतलब जो गार्डन्स हैं वो, मतलब इतने ज्यादा गार्डन्स हैं, और मैं जितना ज्यादा पढ़ सकता हूँ यहाँ पे टी के बारे में, मैं उतना पढ़ा हूँ। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी, बट देयर आर मेनी लेजेंड्स। व्हाट लेजेंड्स? वेल, there's the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it। तो बेसिकली वो क्या बोलते हैं कि मतलब किसी को पता नहीं है कि किसने टी को डिस्कवर किया है, लेकिन बहुत सारे लेजेंड्स थे। वो क्या कहते हैं कि किस लेजेंड्स की क्या बात कर रहे हो तुम, कि यहाँ पे एक चाइनीज एम्परर था जो हमेशा पानी को पीने से पहले बॉईल करता था। तो एक दिन, वन डे, अ फ्यू लीव्स ऑफ ट्विग्स बर्निंग अंडर द
pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. तो जब वो पानी को बॉईल कर रहे थे तो कुछ पत्तियां आके उनके पानी में गिर गई और वो उस पानी को इतना ज़्यादा फ्लेवरफुल बना दिया, इतना ज़्यादा डिलीशियस बना दिया। और कहा जाता है कि वो जो पत्तियां आके गिरी थी उसमें, वो कौन सी लीव्स थी, वो टी लीव्स थी। तो वहीं से हमारी टी का जो था इन्वेंशन हुआ था, वहीं से हमारी टी की क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी, राइट। 8 they were tea leaves. Tell me another, Scofield Pranjal. We have an Indian legends too. Bodhidharma, an ancient Buddhist aesthetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during the meditation. 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants were put in the hot water and drunk, banished sleep. अब बेसिकली वो क्या बोलते हैं प्रांजल कि मुझे और बताओ इसके बारे में। तो वो कहते हैं एक लेजेंड और था बोधि धर्मा नाम के, जो एंशिएंट बुद्धिस्ट थे। तो उनको जब वो मेडिटेशन कर रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो उन्होंने अपनी आईलेट्स क्या होती हैं, जो हमारी आँखों की पलकें होती हैं ना, तो उसको काट दिया था क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो जब उन्होंने काट के उसको फेंक दिया था, तो उसमें से बहुत सारे प्लांट्स उगाए थे और जो उनपे से पत्तियाँ निकलती थी, उसको बॉयल करके पिया जाता था अपनी नींद को भगाने के लिए। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। तो राजवीर ने क्या बोला कि सबसे पहले चाय कहाँ पी गई थी, चाइना में पी गई थी एज फार एज 2700 बीसी। सबसे 2700 बीसी में सबसे पहले चाय पी गई थी। इन फैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय और चीनी आर फ्रॉम दी चाइनीज। तो ये सारे शब्द जो हैं हमारे, टी, चाय, चीनी, ये सारे कौन से शब्द हैं, हमारे सारे वर्ड जो हैं वो भी चाइनीज ही हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century and was drunk more as a medicine than a beverage. तो टी जो है सबसे पहले कहाँ आई थी, यूरोप में आई थी और एज अ मेडिसिन पी जाती थी, ना कि एज अ बेवरेज पी जाती थी। The train clattered into the marine junction. The boy collected their language and pushed their way to the crowded platform. तो अब जो ट्रेन थी वो मरीन जंक्शन तक पहुंच चुकी थी और जो ये थे उतरने की तैयारी कर रहे थे, इन्होंने अपना लगेज वगैरह ले लिया था। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग टू फॉर देम। तो प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वो अभी स्टेशन पे इन दोनों का वेट कर रहे थे। सून दे डाइविंग इनटू दी देखीबाड़ी द ग्रीन द टी गार्डन मैनेज बाय द प्रांजल्स फादर। और ये कहाँ के लिए चल देते हैं, गाड़ी में बैठ के ड्राइव करते हैं देखीबाड़ी के लिए, जो टी गार्डन था जो जिसको प्रांजल के पापा संभाला करते थे। An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered the देखीबाड़ी टी स्टेट। और एक रास्ता था, उस रास्ते से होते हुए ये कहाँ पे पहुंच गए, देखीबाड़ी टी एस्टेट तक पहुंच गए। On both sides of the gravel road were acres upon acres of tea bushes. तो दोनों साइड पे सिर्फ और सिर्फ टी के ही गार्डन्स थे। All neatly pured to the same height. सबको अच्छे से प्रून कर रखा था, सबको अच्छे से काट रखा था और क्या कर रखा था, एक ही हाइट का बना के रखा होता था। आप असम या फिर कर्नाटका वगैरह जाओगे, आप देखोगे वहाँ पे टी के गार्डन्स वगैरह देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। एक ही साइज के, एक ही टाइप के सारे के सारे प्लांट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सुंदर आपस में दिखाई देते हैं, राइट। Group of tea pluckers with bamboo baskets on their back, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. तो जब जो लोग होते हैं जो प्लांट की लीव्स को प्लक करते हैं, तो इनको प्लांटर्स होते हैं, इन्होंने क्या पहना होता है, पीछे बैम्बू की वो पहनी होती है, बास्केट सी पहनी होती है ऐसे अपने सर के ऊपर से, और वो ऐसे तोड़ तोड़ के ऐसे पीछे अपनी बास्केट में डालते रहते हैं, राइट। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of heavy leaves to pass. This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Brua? Rajveer asked. It lasts from May to July and yield the best tea. तो अब जो प्रांजल के पापा हैं और राजवीर जो है आपस में बात कर रहे हैं, तो राजवीर क्या बोलता है उसके पापा को कि ये सेकंड फ्लश या फिर स्प्राउटिंग पीरियड है, मतलब सेकंड सीजन है। एक बार पत्तियां तोड़ने के बाद जब दोबारा पत्तियां आती हैं और फिर तोड़ी जाती हैं, तो उसको सेकंड सीजन बोला जाता है। ये कहाँ से कब तक लास्ट करता है, मई से जुलाई तक लास्ट करता है और बेस्ट यील्ड देता है, मतलब बेस्ट प्रोडक्शन देता है अपने टाइम की। You seems to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise. So Pranjal के पापा क्या बोलते हैं राजवीर को कि तुम अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करके आए हो राजवीर। Yes, Mr. Barua, राजवीर admitted, but I hope to learn much more while I am here. मैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ के तो आया हूँ, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मैं बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाऊंगा जब तक मैं यहाँ हूँ।
So that is all about our this chapter also. This is the end of our chapter, glimpses of India, and part 3 as well. So let's continue with the summary of this chapter. Tea from the Assam is an informative and a descriptive travel account written by the Arup Kumar Datta. The chapter narrates the journey of two friends, Pranjol, a native of the Assam, and Rajbir, his classmate, who is visiting the state for the first time. As they travel by train, Rajbir is amazed by the endless stretches of the tea gardens visible through the window. He shares the several interesting facts about the tea, such as its discovery in China, introduction to Europe, and various legends surrounding its origin, including the Chinese emperor who discovered tea leaves by ancient and an Indian monk Bodhidharma who supposedly discovered it in India. Rajveer enthusiasm reflects his deep interest and knowledge about the tea. When they reach the Dekiwadi state owned by the Pranjal's father, Rajveer observed the entire process of tea cultivation. He noticed women plucking the tea leaves and filling the basket, and he is excited to see the first and how the tea industry works. The chapter also highlights the Assam as a major tea producing region of India. Famous for its lush green plantation, cool climate, and high quality tea. Through Rajveer's eyes, the readers experience both the natural beauty and the economic importance of tea cultivation in Assam. The chapter combines the fact, travel description, and cultural insight, making it both education and engaging. तो आई होप आपको अच्छे से समरी एंड पूरा चैप्टर समझ में आया होगा. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. So before question answers, let's see the literary techniques what we have used. वैसे तो चैप्टर में से literary techniques आती नहीं है, but let's see कि vivid imaginary इसमें यूज करी गई है कि ऑथर ने बहुत अच्छे से पिक्चराइज किया है चीज़ों को. रिच डिटेल्स बताई हैं अलग अलग जगहों की, चाहे वो कुर्ग हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो असम हो. पर्सनल डिटेल स्टोरी विद इन द स्टोरी एंगेज रीडर को एंगेज करती है एंड नॉस्टैल्जिया क्रिएट किया गया है तीनों parts में, right? So look at the these words: upkeep, downpour, undergo, drop out, walk in. They are built up for a verb: keep, pour, go, drop, walk, and adverb to practice up, down, under, out, in. Right? So use these words appropriately so that we can fill in these blanks. So it is given for you on the screen. Just go through the fill in the blanks, and I'm sharing the answers as well in the next slide. यहाँ पे डाउनपोर की बात करी गई है, तो डाउनपोर मैं बता देती हूँ आपको बेसिकली क्या होता है. डाउनपोर हम बारिश को भी बोलते हैं, ठीक है. लेंचो वाले चैप्टर में भी हमने याद हो अगर आपको, तो डाउनपोर की बात करी गई है, तो वो बारिश की ही बात करी गई है वहां पे भी, ठीक है. So here is the next question. Now fill in the blanks in the sentences given below by combining the verbs given in the bracket with one of the words from the box as a appropriate. Over, by, through, out, up, down. तो ये वाले words हैं, इनको use करके आपको नीचे blanks को fill in करना है. आप यहाँ पे answers देख सकते हैं. So that is all about this chapter, Glimpses of India. I hope अच्छे से आपको chapter समझ में आया होगा. For more such videos, like this video and share this with your classmates and friends. You can share it with the whomsoever you think कि वो prepare करे 10th के लिए, and subscribe the channel Binary Trees. I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा. Bye bye. Thank you so much.